तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं उन सब में शामिल नहीं था। तुम मुझसे क्यों मुंह मोड़ रही हो अपना? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, ये शादी जरूर कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं भूलूंगा। तुम्हें जो हैसियत है वही रहेगी। किसी के कहने से तुम्हारी हैसियत कम नहीं हो जाएगी। और रही उन दोनों की बात, तो मैं उन दोनों को समझाऊंगा कि अब तुम्हें कोई कुछ न बोले। कंचन धीरे से मुस्कुरा दी और उसको देखते हुए बोली, शायद नहीं, मगर चुप रहने में तुम भी शामिल हो। आप उनके सामने एक शब्द भी नहीं बोलते, बस मुंह घुमाकर रह जाते हो। आपके लिए सच में आपकी खुशियां बहुत प्यारी है। आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आ रहा। आप इतने बेबस कैसे हो सकते हो? अखिलेश जरा सा गुस्से में बोला। बस करो कंचन, हद से ज्यादा जज्बाती हो रही हो। वह खड़ी हुई आंसू पोंछे, मगर आवाज कांप रही थी। नहीं अखिलेश, आज मैं जज्बाती नहीं, हकीकत में जिंदा हुई हूँ और मैंने फैसला कर लिया है। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, आपके साथ नहीं रह सकती। औरत कभी अपने पति को नहीं बांट सकती, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे डिवोर्स चाहिए। या तो मेरा किस्सा तमाम करो या फिर ये ड्रामा खत्म करो जो आपने रचाया हुआ है। अखिलेश चौंक कर पलटा। क्या कहा तुमने? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये घटिया सब तुम जुबान से कैसे निकाल सकती हो? और ज्यादा कुछ कहता, इससे पहले ही वह चिल्लाई थी, डिवोर्स चाहिए मुझे, मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी, अपनी खुशियां खुद बनाऊंगी। एक ऐसा इंसान ढूंढूंगी जो औरत को सिर्फ औलाद के लिए प्यार ना करे, जो पत्नी की इज्जत को अहमियत ना समझे। आपके साथ मैं बर्बाद हो जाऊंगी और मुझे अब बर्बाद नहीं होना। मुझे छोड़ दो, अब मुझे डिवोर्स चाहिए। अखिलेश की आंखों में गुस्सा चमक रहा था। वह आगे बढ़ा और उसके बाजू थाम लिया था। खबरदार कंचन, जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। अखिलेश कोई चलता फिरता आदमी नहीं, इससे मेरे पूरे परिवार की बदनामी होगी। अखिलेश की पहली पत्नी किसी और के साथ है। मैं ये सब अपने किरदार पर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। वाह क्या बात है! अब तुम्हें तुम्हारे परिवार के इज्जत के लिए तुम्हारा हर चीज, हर दर्द मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं क्यों मानूं तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे परिवार को? अब तुमने अपने लिए अच्छा चुन लिया है तो मुझे मेरा अधिकार भी चाहिए। मुझे अभी डिवोर्स चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। कंचन, होश में आओ। तुम एक औरत हो, औरत के मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता। अपने मुंह से अपने पति से डिवोर्स मांगो, ऐसी औरतों का किरदार भी अच्छा नहीं समझा जाता। तुम ये सब क्या कह रही हो? अपने ही मुंह से अपने पति को छोड़ने की बात कर रही हो। और ज्यादा कुछ कहता, इससे पहले ही वह चीख पड़ी थी। ये फालतू भाषण मुझे मत सुनाओ, बस बहुत हो गया। मैं आपकी किसी दबाव में या रस्म रिवाज में नहीं पड़ सकती। मुझे अभी के अभी आपसे छुटकारा चाहिए। मैं अपने साथ क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी, ये सब मैं तय करूंगी। तुम मेरे जिम्मेदार नहीं रहोगे। तुम मुझे डिवोर्स दो। अगर आपको औलाद के लिए दूसरी शादी का शौक है तो मुझे भी अपना अधिकार लेना आता है। मैं अपनी जिंदगी में सुकून तलाश कर लूंगी, लेकिन इस छत के नीचे तुम्हारे साथ, तुम्हारी दूसरी पत्नी के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। आपको और आपकी उस नई पत्नी को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं औरत हूँ, औरतों में इतना हिम्मत नहीं होता कि वह अपने सामने अपने पति को किसी और औरत के साथ बांट सके। अखिलेश की पकड़ मजबूत हुई थी। तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। किसी कीमत पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम इस परिवार की बड़ी बहू रहोगी। किसी दूसरे आदमी का नाम तुम्हारे साथ कभी नहीं जोड़ सकता। समझ गई तुम? अच्छा, तुम मेरे साथ किसी और आदमी का नाम जुड़ते नहीं देख सकते, और मैं आपको दिन रात आपकी दूसरी पत्नी के साथ देख सकती हूँ। यह आपकी परंपरा है, तो मैं ऐसी परंपरा पर जूती मारती हूँ और मुझे अभी के अभी डिवोर्स चाहिए। मैं और कोई फालतू बकवास नहीं सुनूंगी। मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। जिस आदमी को मेरी इज्जत की, मेरे सुकून की, मेरी मोहब्बत की कोई परवाह नहीं, उस आदमी की भला मैं क्यों परवाह करूंगी? कंचन, अपनी हद में वापस आओ। अब अगर दोबारा तुमने यही सब दोहराया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कंचन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारे कैद में नहीं रहने वाली। मैं खुद अपना घर बना लूंगी। तो फिर मेरा वादा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारे सामने भीख मांगूंगी, तुमसे डर जाऊंगी? तो मैं अभी के अभी इस घर को छोड़कर जाती हूँ। कुछ ही देर में दरवाजे पर पुलिस की सायरन सुनाई दी तो सभी आगे बढ़कर बड़ी हैरानी में पड़ गए। आखिर क्या बात हुई जो उनके घर पर पुलिस आई है? शीतला देवी ने आगे बढ़ते हुए दरवाजा खोला। धानी उनके पीछे ही लपकी थी। यहाँ पर धानी और अखिलेश कौन है? उनके खिलाफ वारंट है।
इतनी देर में कंचन और अखिलेश भी बाहर आ चुके थे। कंचन ने कहा, हाँ जी मैं ही हूँ, फोन करके आपको बुलाया था। पहले तो मैं इन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन अब मेरी रिपोर्ट बदल गई है। मुझे इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करनी, बस मुझे इन लोगों से डिवोर्स चाहिए और मुझे आपके साथ इस घर से बाहर जाना है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे इस घर में कैद करने की धमकी दी है। तो मैं इस घर में नहीं रह सकती और आपके साथ ही इस घर को मैं छोड़ दूंगी। पुलिस ने सारी जानकारी ली। कंचन ने कहा कि अब हम कोर्ट में मिलेंगे, तुम्हारी नई पत्नी और तुम्हारा परिवार तुम्हें मुबारक हो। कंचन पुलिस के साथ अपने घर चली गई थी। कंचन को देखकर उसके माँ बाप बहुत परेशान हुए थे। उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी। उसने अपने माँ बाप को कहा, अगर आप लोग भी मुझे नहीं रखना चाहोगे तो मैं खुद अपना ठिकाना ढूंढ लूंगी। उसके माँ बाप चुप हो गए थे। कंचन उनकी इकलौती बेटी थी। वह अपनी इकलौती बेटी को इस तरह टूटे हुए नहीं देख सकते थे। उन्हें भी एक सहारे की जरूरत थी। कंचन ने अपना डिवोर्स फाइल कर दिया था। उसे अब अखिलेश से डिवोर्स चाहिए थी, जो कुछ ही महीनों में अखिलेश ने उसे डिवोर्स दे दिया था। अखिलेश ने धानी से शादी कर ली थी, लेकिन वह अपनी पहली पत्नी कंचन को नहीं भुला पाया था। कंचन ने अपना गम भुलाने के लिए अपने लिए जॉब ढूंढ लिया था, अपने आप को बिजी रख सके। उसे अखिलेश से डिवोर्स हुए 3 साल बीत चुके थे। उसे नहीं पता था अखिलेश और धानी का रिश्ता कैसा चल रहा है। अब धीरे धीरे अखिलेश को भूल चुकी थी, लेकिन उसका विश्वास अब मर्दों पर से उठ गया था। वह किसी भी मर्द पर विश्वास नहीं कर सकती थी। उसे हर मर्द से नफरत हो गई थी। उसके माँ बाप उसे कई बार मना चुके थे दूसरी शादी कर ले। कई लड़के उसके लिए देख चुके थे, लेकिन वह सबको रिजेक्ट कर चुकी थी। उसने कहा कि अगर भगवान ने मेरी किस्मत में औलाद ही नहीं लिखी होगी तो मैं शादी करके क्या करूंगी। वह भी मुझे आगे चलकर छोड़ देगा। मैं अब दोबारा टूटना नहीं चाहती। मैंने खुद को अपने आप को बड़ी मुश्किल से जोड़ा है। बार बार टूट कर जुड़ना बहुत खतरनाक हो जाता है। इंसान फिर कुछ और ही बन जाता है। माँ मैं जैसी हूँ वैसा ही रहने दो। इधर अखिलेश और धानी के बीच में उनकी शादीशुदा जिंदगी कुछ खास नहीं चल रही थी। धानी अपने रौब में रहने वाली लड़की थी। उसने अखिलेश से सिर्फ अपने स्टेटस के लिए शादी किया था, ना कि उसके बच्चा पैदा करने के लिए। वह उसके साथ अपनी बिजनेस होल्ड को आगे बढ़ाना चाहती थी। वह अखिलेश के साथ कम ही नजर आती थी। वह हमेशा अपने बिजनेस में मगन रहती थी। अखिलेश को धानी कभी कभी मयस्सर हो पाती थी। जब भी वह अखिलेश से अपना शारीरिक संबंध बनाती थी तो वह इस बात का ख्याल रखती थी कि वह प्रेग्नेंट ना हो जाए, क्योंकि उसे अपना फिगर और अपना स्टेटस कभी डूबते हुए नहीं देखना था। अखिलेश दबे शब्दों में कई बार कह चुका था, धानी मैंने सिर्फ तुमसे शादी इसलिए किया था ताकि मैं अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकूं। हमारी शादी को 4 साल होने को आए हैं और तुमने अभी तक इस बारे में सोचा ही नहीं है, और ना ही तुम इस बारे में कोई खुलकर बात करती हो कि तुमने खुद अपने मुंह से स्वीकार किया था कि तुम्हें बच्चे पसंद हैं। मैं जल्दी ही तुम्हें एक बच्चे का बाप बना दूंगी, लेकिन तुम तो इस बारे में कोई बात ही नहीं करती। तुम्हें तो सिर्फ अपने बिजनेस की पड़ी रहती है। अगर हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे तो हमारी दौलत का क्या होगा। धानी ने कहा कि अभी हमें बच्चों की क्या जरूरत है, अभी हमें अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए, और मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ तुम्हारे बच्चे को जन्म देकर अपना फिगर खराब करूंगी। मैं कोई कंचन नहीं हूँ जो घर के 4 दीवारी में रहकर तुम्हारे लिए सपने सजाऊं। मैं आज के जमाने की लड़की हूँ और अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मुझे अपना स्टेटस इस बच्चे से ज्यादा प्यारा है। मैंने अपनी राय बता दी है। दोबारा मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अब शीतला देवी तो जले पैर की बिल्ली की तरह हो गई थी। शीतला देवी से धानी अब कभी आमने सामने बात नहीं करती थी। हमेशा मीटिंग या अपने कारोबार में बिजी रहती। शीतला देवी हमेशा उससे फोन करती और इस बारे में बात करने की कोशिश करती, लेकिन धानी के पास शीतला देवी से बात करने तक का समय नहीं था। आज वह अपने पुराने दिनों को सोचकर बहुत पछता रही थी, जब कंचन और घंटों बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते थे और एक दूसरे का दिल का हाल लिया करते थे। अब वो अपने फैसले पर मातम मना रही थी। एक दिन वह बहुत दुखी हुई थी। शीतला देवी के माँ बाप को फोन मिलाया और कांपती आवाज में बात की और कंचन का हाल चाल लिया। जब पता चला कि कंचन ने कोई शादी नहीं की है, वह अकेली है, जॉब करती है और अपने दुनिया में मगन है, उनके अंदर एक उम्मीद की चिंगारी जाग उठी थी। लेकिन वह ये सब कैसे कह सकती थी। उस दिन उन्होंने कंचन का हाल चाल लेकर फोन रख दिया था। इधर अखिलेश भी अब अपनी जिंदगी से मायूस हो गया था। धानी की दिन ब दिन बढ़ती लापरवाही ने उसे तोड़ कर रख दिया था। वह बहुत बूढ़ा लगने लगा था। शीतला देवी उसकी हालत देखकर परेशान हो रही थी।
वह कई बार धानी से आमने सामने बात कर चुकी थी। धानी ने भी साफ शब्दों में कह दिया था कि मैंने ये शादी सिर्फ अपने स्टेटस के लिए किया था, ना कि तुम्हारे पोता पोती की इच्छाएं पूरी करने के लिए। आपके लिए अच्छा होगा कि बूढ़ी होने के बाद अब भगवान से लौ लगा लीजिए। अब अपनी इच्छाएं पूरी करके क्या करोगी? तुम्हें तो मरना ही है। तुम्हारी इच्छाओं के लिए अपने आप को खराब नहीं कर सकती। मैं कोई कंजन नहीं हूँ बैठकर आंसू बहाऊंगी। इसलिए आज के बाद इस टॉपिक पर आप मुझसे कोई बात नहीं करोगी। अब मैंने साफ शब्दों में कह दिया है, ना ही तुम और ना ही अखिलेश, इस बारे में कोई बात नहीं होगी। ये कहने के बाद वह अपने बिजनेस के लिए विदेश चली गई थी और वहां पर उसको महीनों लगते। इसी तरह अपने बिजनेस के लिए कई कई महीने घर से गायब हो जाती थी, किसी को कोई खबर नहीं देती थी। अब सारे बिजनेस के छुपे राज जान चुकी थी और अपने बिजनेस में नंबर 1 पर जा चुकी थी। उसमें अखिलेश का कहीं से कोई नाम नहीं था। अखिलेश जहां पहले था वहीं पर था, कि उसके बिजनेस को उसने अंदर से खोखला कर दिया था और बिजनेस के टॉप पर आ चुकी थी। ये बात शीतला देवी अब अच्छी तरह से समझ गई थी और अपने किए पर बहुत ही बुरी तरह से पछता रही थी। वह कंचन से मिलना चाहती थी, लेकिन कंचन ने भी साफ शब्दों में कह दिया, मुझे अब उस परिवार से या उस औरत से कोई लेना देना नहीं। मैंने अकेले जीना सीख लिया है। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं या किसी के मोहब्बत की ज़रूरत नहीं। शीतला देवी पर ये बात सुनकर जैसे पहाड़ टूटे थे। अचानक ही कंचन के माँ को हार्ट अटैक हुआ था। इधर शीतला देवी भी अस्पताल में भर्ती थी। वहीं पर कंचन की मुलाकात शीतला देवी से हुई थी और शीतला देवी तुरंत कंचन के कदमों में बैठ गई थी। कंचन से अपने किए की माफ़ी मांगने लगी थी। उसने धानी की सारी बातें कंचन को बताई थी। कंचन भी सुनकर बहुत हैरान हुई थी। उस धानी नाम की लड़की ने अखिलेश को और शीतला देवी को कहीं का नहीं छोड़ा था। कंचन बहुत जज्बाती लड़की थी। वह तुरंत ही किसी को परेशानी में देखकर उसका दिल पिघल उठता था। उसने शीतला देवी को माफ कर दिया था। अखिलेश भी उसे अस्पताल में ही मिल गया था। अखिलेश भी उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगा था और कहने लगा, कंचन, तुम मेरे दिल में सेम उसी तरह हो जैसे पहले थी। मैं तुम्हें अभी उतना ही चाहता हूँ। अगर मेरी गलती माफ करके तुम मेरी जिंदगी में वापस लौट आओ तो मेरे जीने की उम्मीद बढ़ जाएगी, नहीं तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगा। और डिवोर्स भी तुम्हारा ही जीता। मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं देता, लेकिन तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया। अगर तुम मेरे साथ रहती तो मैं तुम्हारी कीमत को कभी नहीं पहचान पाता। जो मैंने तुम्हें खोने के बाद तुम्हारी कीमत को पहचानी है। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है। मैं धानी नाम की लड़की मुझे बर्बाद कर चुकी है। उसने मेरे और मेरे माँ की कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हें उस घर से निकलवा दिया। उसने सिर्फ अपने स्टेटस के लिए मुझसे शादी की थी। उसने मेरे साथ कुछ गिन चुनकर ही शारीरिक संबंध बनाए होंगे और वे कभी भी मेरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी, क्योंकि उसे अपना स्टेटस और फिगर बहुत प्यारा है। वह कोई मुझसे प्यार नहीं करती। उसका मकसद अब पूरा हो चुका है। अब उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है। वह बिजनेस में अब नंबर 1 पर आ चुकी है और यही उसकी चाहत है। उसके पास इंसानों के लिए कोई चाहत नहीं। वह सिर्फ अपने बिजनेस के लिए इतना बड़ा गेम खेल चुकी है। कंचन ने अखिलेश की बातें बड़ी ध्यान से सुनी थी। इधर कंचन की माँ आखिरी सांसें ले रही थी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वह अखिलेश को अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल कर ले। मुझे पता है तुम अखिलेश से ही मोहब्बत करती हो। उसने अपनी माँ की आखिरी इच्छा को पूरा किया और अखिलेश के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की हामी भर ली। शीतला देवी भी चीख उठी थी। कंचन की माँ की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसने अपनी माँ की आखिरी इच्छा को पूरी कर ली थी। वह अखिलेश के साथ और शीतला देवी के साथ उनके घर आ चुकी थी। अखिलेश उसे बिल्कुल बदला हुआ नजर आया था। कंचन के मुंह से निकलने से पहले उसकी बातों को समझ जाया करता था। आज कंचन के पीरियड्स के दिन खत्म हो चुके थे। वह नहा चुकी थी। तभी शीतला देवी उस दिन को बड़ी खास बनाने के लिए एक बहुत राज के साथ पूरे हवेली को सजाया था। उस रात कंचन और अखिलेश के मोहब्बत के दिनों को ताज़ा करने के लिए ये रात को खास बनाया गया था, जिसमें शीतला देवी का बहुत बड़ा योगदान था। अब वो पहले से भी ज़्यादा कंचन की केयर करने लगी थी, क्योंकि कंचन की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और वे चाहती थी उसकी माँ से बढ़कर मोहब्बत दे। इस काम में वह धीरे धीरे अपना पकड़ बना रही थी। आज 5 साल के बाद अखिलेश कंचन मिल रहे थे। ये रात सुहाग रात से कम नहीं थी, जिसमें 5 साल की दूरियां थी, 5 साल की शिकायत थी। कंचन ने कोई शुरुआत नहीं की थी। वह तो अखिलेश से बहुत नाराज थी। आज अखिलेश ने सुहाग रात पर पहनी हुई वह नाइटी उसके सामने की और कहा,
बस एक आखिरी इच्छा है कंचन, इस नाइटी को पहनकर मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। अब मुझे सिर्फ प्यार देना है और कुछ मुझे नहीं चाहिए। तुम मेरी सबसे बड़ी खजाना हो। कंचन कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। अखिलेश ने उसे आगे बढ़कर अपने गोद में उठा लिया। तभी वह थोड़ी सी कसमसाई थी, लेकिन उससे 5 साल की दूरियों ने उसे बड़ी बेकाबू कर दिया था। अखिलेश के छूते ही वह सारी नाराजगी भूल चुकी थी और अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ चुकी थी। अखिलेश धीरे धीरे उसको कपड़ों से आज़ाद कर रहा था। उसके लहंगे की डोरी नहीं खुली तो उसने लहंगे को 2 टुकड़ों में कर दिया और उसे वही जालीदार नाइटी पहना दी जिसमें वह बला की खूबसूरत लगती थी। उसके कपड़ों को साइड में रखते हुए उसे बड़ी धीरे धीरे चूम रहा था। कंचन की सिसकियां तेज हुई थी। वह अखिलेश की मोहब्बत से दीवानी हुई थी। जल्दी ही अखिलेश के बाजुओं में सिमट गई थी। अखिलेश तो 5 सालों से भरा पड़ा था। उसने आज खुलकर उस पर अपनी मोहब्बत लुटाई थी। सारे कमरे में कंचन की आहें और सिसकियां गूंज रही थी। उस कमरे की सजावट उस रात को खास बना रही थी और कंचन तो अपने आप को उसे पहले ही सौंप चुकी थी और सारी रात इसके समंदर में गोते पर गोते लगाते रहे। वह उनकी मोहब्बत की पहली रात थी जिसमें सिर्फ सुकून चाहिए था और कुछ नहीं। अब अखिलेश की और शीतला देवी की औलाद की चाहत खत्म हो गई थी। उन्हें सिर्फ कंचन को खुश रखना था। कंचन की हर उस बात की इज्जत किया करती थी। कुछ दिनों के बाद अखिलेश का कहना था, तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में भी चलोगी, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर हर वो काम करोगी जो तुम्हें पसंद है। कंचन भी 5 साल जॉब करके आई थी। उसे भी बिजनेस का बहुत अच्छे से पता चल गया था और उसके कहने के हिसाब से अखिलेश ने फिर से अपने बिजनेस को काफ़ी हद तक ग्रो कर लिया था। कंचन एक कॉपर मशहूर डिज़ाइनर थी। उसके डिज़ाइन हर जगह मशहूर थे। उसने कुछ ही दिनों में अखिलेश के बिजनेस में 4 चांद लगा दिया था, जिससे आज अखिलेश बहुत खुश हुआ था। उसने कहा कि कंचन, तुम्हारे अंदर वह सारी क्वालिटी है जो तुम्हें और ख़ास बनाती है। तुम हमेशा सही समय पर सही फैसला करती हो। अगर तुम उस दिन ना गई होती तो मुझे धानी की असलियत कभी पता नहीं चलती और तुम्हें वह कब का ख़त्म कर चुकी होती। तुमने जो फैसला लिया था बहुत सही था। मैं भी रास्ते पर आ गया, लेकिन अब मैं मरते दम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। कंचन भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी। उसके जीवन में वो पहला और आखिरी इंसान था और जब उसने देखा अखिलेश अब नए सिरे से अपना बिजनेस खड़ा कर चुका है, उसके साथ उसकी धर्मपत्नी कंचन भी है। कंचन और अखिलेश ने उसको दोबारा मुंह नहीं लगाया था। अखिलेश ने उसे डिवोर्स नहीं दिया था, लेकिन वह उसको मुंह भी नहीं लगाता था। एक दिन कंचन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई। अखिलेश के साथ रहते हुए उसे अब 2 साल बीत चुके थे। जो खबर डॉक्टर ने सुनाई थी उसे हैरान करके रख दिया था। कंचन माँ बनने वाली थी। ये खुशी सुनते ही अखिलेश तो झूम उठा था। डॉक्टर से कई बार पूछ चुका था, क्या ये रिपोर्ट सच है। डॉक्टर ने उसे विश्वास दिलाया, जी ये बिल्कुल सच है। इधर वह खुशखबरी मिली, उधर धानी के बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। वह सड़क पर आ गई थी। रातों रात धानी के कई फैक्ट्री में आग लग चुकी थी। वह गलत तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही थी, जिसमें ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा थी। कई फैक्ट्रियों पर छापा मारा गया और वर्करों ने कई फैक्ट्रियों को आग के हवाले कर दिया। उसके कई दुश्मन बन चुके थे। उन्होंने ही उसे मिट्टी में मिला दिया था। अस्पताल में अपनी मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। तभी अखिलेश को खबर मिली थी। वह उससे मिलने हॉस्पिटल चला गया था, क्योंकि आज बहुत खुश था, क्योंकि बरसों की इच्छा उसकी भगवान ने सुन ली थी। वह धानी से मिला था। धानी अब अपने दिमागी संतुलन को खो चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। वह पागलों वाली हरकतें कर रही थी। अखिलेश ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। वह अस्पताल में ही भर्ती थी। डॉक्टर ने कहा कि गहरे सदमे की वजह से यह अपने दिमागी संतुलन को खो बैठी है। शायद बहुत मुश्किल होगी रिकवरी। वैसे हमेशा बुरे कर्मों की सजा बुरा ही होता है। अगर तुम किसी और की कमजोरी को अपने जीत का निशाना बनाओगे तो भगवान उस आदमी को कभी भी नहीं छोड़ता। अपना हिसाब गिन गिन कर इसी दुनिया में ले लेता है। उसने अखिलेश और शीतला देवी की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें बर्बाद करना चाहा था। भगवान ने उसे इस हाल को पहुंचा दिया था कि वह अब किसी को पहचान नहीं पाती थी। इसीलिए कभी भी किसी इंसान के कमजोरियों का फायदा ना उठाओ, नहीं तो भगवान तुम्हें मुंह की खिलाएगा। कंचन को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया था। उसकी डिलीवरी बहुत ही क्रिटिकल होने वाली थी। उसकी बच्चेदानी बिल्कुल नीचे थी, लेकिन डॉक्टरों के हिसाब से बच्चा बिल्कुल सेहतमंद था। शीतला देवी अब उसका इतना ख्याल रख रही थी, ऐसे लगता था वो भगवान है और शीतला देवी उसकी भक्त है। कंचन के सेवा में शीतला देवी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी
और अखिलेश भी उसका बढ़ चढ़कर ध्यान रख रहा था। आखिरकार वह दिन भी आ गया था जब कंचन ने एक प्यारी सी लड़की को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा था। उनकी खुशियों में 4 चांद लग गई थी। कंचन की बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल कंचन पर गई थी। शीतला देवी को तो वह अपने जान से ज़्यादा प्यारी थी। कुछ ही महीनों के बाद कंचन दोबारा से प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन शीतला देवी ने कहा था, मुझे अपनी बहू की जान प्यारी है। उसके प्रेगनेंसी में फिर से क्रिटिकल कोई भी प्रॉब्लम है तो ये बच्चा हमें नहीं चाहिए। लेकिन कंचन को दोबारा बच्चा किसी भी हाल में चाहिए था, लेकिन उसे शीतला देवी को साफ साफ मना कर दिया था कि मैं ये बच्चा अबॉर्शन नहीं करवा सकती। अगर भगवान ने अपनी कृपा की है तो वही हमें इस समस्याओं से निकालेगा। शीतला देवी के लाख कोशिश करने के बाद भी कंचन नहीं मानी थी और उसने ये प्रेगनेंसी अपने रिस्क पर रख लिया था। 9 महीने के बाद कंचन ने एक बेटे को जन्म दिया था। कंचन अब बहुत खुश थी। आज उसने उस परिवार को वारिस दे दिया था। अखिलेश तो फूले नहीं समा रहा था। दिन ब दिन कंचन के लिए उसका प्यार बढ़ता ही जा रहा था। शीतला देवी अपने पोता और पोती से बहुत खुश थी। धानी को हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज कर दिया था। धानी को शीतला देवी ने उसे गांव में रखा हुआ था। वह उसकी बराबर देखभाल कर रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी वह ठीक हो जाए। धीरे धीरे धानी की कंडीशन भी ठीक होती जा रही थी, लेकिन वह अपना पिछला सब कुछ भुला चुकी थी। वह क्या थी और कहां से आई थी, शीतला देवी भी उससे सच्चाई नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उसके दिमाग पर कोई भी दबाव न डाला जाए। शीतला देवी तो पहले से ही नहीं चाहती थी कि धानी को कोई ऐसी बात पता चले जिससे अखिलेश और कंचन की जिंदगी पर कोई फर्क पड़े। वह चाहती थी कि जो आग उन्होंने खुद लगाया था वह अब खुद ही खत्म करेंगी। वह चाहती थी कि धानी की शादी किसी और से कर दे, ताकि वह बिल्कुल अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। पिछली जिंदगी तो वो भूल ही चुकी थी। शीतला देवी ने कंचन और अखिलेश से बात की तो अखिलेश ने कहा कि जैसे तुम्हारी मर्जी। शीतला देवी ने एक अच्छे रिश्ते को तलाश कर धानी की शादी करवा चुकी थी। धानी को वह लड़का बेहद मोहब्बत करता था। धानी की आज सुहागरात थी। उसको तो पिछली जिंदगी का कुछ भी याद नहीं था, तो उसे ये सब कुछ नया लग रहा था। लेकिन शीतला देवी ने उसकी सच्चाई बता दी थी कि उसकी शादी हो चुकी थी, ताकि उस लड़के के मन में कोई वहम न रहे। वह लड़का खुद भी अनाथ था और धानी को पाकर वह बहुत खुश था। धानी अपने सुहाग रात पर बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी। शीतला देवी ने उसे सब समझा दिया था। जब विकास ने उसका घूंघट उठाया तो वह शर्म से पानी पानी हो गई थी। विकास ने कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, क्या मैं तुम्हारे पैरों को छू सकता हूँ? वह घबरा रही थी। उसने कुछ भी न कहा। विकास उसके पैरों से उसके लहंगे को ऊपर उठाते उसे एक अलग ही एहसास दे गया था। विकास ने उसके कपड़ों से उसे आज़ाद की, अपनी बाहों में भरकर उसके होठों को अपनी पकड़ में ले गया, जिस पर वह बहुत ज्यादा घबरा रही थी। धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को चूमता गया। धानी भी बहक रही थी, जोर जोर सिसकियां ले रही थी। उसकी आहों से पूरा कमरा महक गया। 2 जिस्म एक जान हो चुके थे और सारी रात इश्क के समंदर में तैरते हुए सुबह कब हुई उन्हें पता ही नहीं चला। जब शीतला देवी ने 10 बजे उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो अपनी होश की दुनिया में वापस आए थे। बाथरूम में एक साथ नहाते वह कई बार एक दूसरे को सुकून दे चुके थे और बाहर आते शीतला देवी के पैर छूते उनका आशीर्वाद लेते बहुत खुश नजर आ रहे थे। शादी के 1 साल के बाद अब धानी ने भी एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। शीतला देवी ने अपने गांव की पूरी जमीन धानी के नाम कर दिया था, क्योंकि धानी के माता पिता की तो बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी और वह अकेले ही इतने बिजनेस को संभाल रही थी। लेकिन वह जब बर्बाद हुई तो सब कुछ भुला चुकी थी और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए शीतला देवी ने अपनी गांव की सारी जमीनें उसके नाम कर दी थी। धानी का भी एक हंसता खेलता परिवार हो चुका था। अब शीतला देवी बहुत खुश थी, अपने आप को काफी हद तक बदल चुकी थी। अब उनके होठों पर सिर्फ भगवान का नाम रहता था, क्योंकि वह कंचन की भगवान के प्रति मोहब्बत देखकर वे बहुत ज्यादा भगवान पर विश्वास करने लगी थी। उन्होंने अब तक सारे तीर्थ यात्रा पूरे कर लिए थे और वो अपने बुढ़ापे को भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहती थी। शीतला देवी की सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी, क्योंकि शीतला देवी ने अपने सारे बुरे कर्मों की माफी मांग ली थी और एक नई इंसान बन चुकी थी। सिर्फ वह अच्छाई ही करती चली जा रही थी। भगवान भी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, उसके साथ खड़ा हो जाता है और उसकी सारी इच्छाओं को अपनी इच्छा बना लेता है। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ।
जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।